हे एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो इन द जर्नी ऑफ गेटिंग रिच। आज की इस वीडियो में हम इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और जो वहाँ जो अपॉर्चुनिटी नज़र आती है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करते हुए हम सबसे पहले उसके बिजनेस को समझेंगे, देन उसके फंडामेंटल, उसके टेक्निकल्स को समझेंगे, क्योंकि इन तीनों चीज़ों का एनालाइज करने के बाद जो कन्विक्शन हमें आती है किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेते वक्त, तो अगर उस स्टॉक का प्राइस नीचे भी आ जाता है तो भी हमें एक कॉन्फिडेंस होता है कि वापस से बाउंस बैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने तीनों चीज़ों का एनालाइज किया, तीनों चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती हैं और ऐसे टाइम में हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके बिजनेस को समझ लेते हैं। इसके बिजनेस को समझने के लिए मैं आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बिज़नेस की बात करें तो जो कंपनी पहले एक पेट्रोकेमिकल बिजनेस, रिफाइनिंग बिजनेस और टेक्सटाइल बिजनेस में हुआ करती थी, वो आज ना केवल इन तीन बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आगे बढ़ी है, जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ा है, तो वैसे वैसे इन्होंने फर्दर अपने बिजनेसेस के अंदर चेंजेस किए हैं, नए नए बिजनेस को इन्होंने अडॉप्ट किया, जैसे कि जियो प्लेटफॉर्म को इन्होंने अडॉप्ट किया और रिलायंस रिटेल करके इन्होंने खोला, जियो मार्ट, एजियो करके इन्होंने काफ़ी सारी टेक के अंदर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है और ई कॉमर्स के अंदर भी ये लोग अच्छे खासे इन्होंने पैर जमा लिए हैं। इनके बिजनेस को अगर हम देखें तो सबसे पहले इनका एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का बिजनेस आता है, देन पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग का बिजनेस आता है, न्यू एनर्जी का बिजनेस आता है। तो न्यू एनर्जी को अगर मैं खोल के आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इन्होंने एक विजन लिया है, 15 ईयर्स का एक विजन लिया है, जिसमें एक ये इंडिया नॉट जस्ट इंडिया, वर्ल्ड की लीडिंग न्यू एनर्जी एंड न्यू मटेरियल कंपनी बनना चाहते हैं, जिसके बाद ये काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट 2035 तक करने वाले हैं। 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये करने वाले हैं न्यू एनर्जी सेगमेंट के अंदर। फर्दर आगे इसको चलते हुए देखें तो एडिशनली ये 60,000 करोड़ रुपीज़ का जो इन्वेस्टमेंट है करने वाले हैं टू कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड स्केल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ टू मैन्युफैक्चर एंड इंटीग्रेट क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ न्यू एनर्जी इकोसिस्टम। सो न्यू एनर्जी के अंदर ये हैविली ये इन्वेस्ट होने वाले हैं और ये 5,000 एकड़ का एक जामनगर के अंदर कोई यहाँ प्रोजेक्ट चलने वाला है इनका। उसके बाद और नीचे जाके देखिए तो 15,000 करोड़ रुपीज़ ये वैल्यू चेन पार्टनरशिप, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज टू क्रिएट ए फुली इंटीग्रेटेड एंड एंड टू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम। सो न्यू एनर्जी के अंदर आप देखिए तो बहुत ये लोग बुलिश हैं और बहुत ही तेज़ी के साथ ये हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल से मूव होकर के लोग ग्रीन एनर्जी के ऊपर मूव करने वाले हैं, ताकि जो एटमॉस्फेयर है, ताकि जो इकोसिस्टम है उसको बेहतर बनाया जा सके। उसके बाद बाकी बिजनेस को अगर एक बार हम देखें तो पेट्रोकेमिकल्स के अंदर ये लोग हैं, टेक्सटाइल्स के अंदर ये लोग हैं, पेट्रोकेमिकल्स में पॉलीमर्स, पॉलिस्टर, फाइबर एंड ये सारी ही चीज़ों को ये लोग बनाते हैं। रिटेल की बात करें तो रिटेल में यहाँ पे रिलायंस रिटेल करके इनका बिजनेस है, जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं और जियो मार्ट के अंदर ये लोग किचन एसेंशियल्स बेचते हैं। जियो की बात करें तो जियो प्लेटफॉर्म करके वो एक कंपनी है जो ना केवल सिम टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है, सिम बेचने के अंदर, बल्कि यहाँ पे टेक का जो भी चीज़ें हैं वो लोग रिलायंस जियो और जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये लोग देखते हैं। और यही रीज़न है कि इंडिया के अंदर जो टेक यहाँ पे इवॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, तो गूगल जैसी कंपनी, मेटा जैसी कंपनी यहाँ पे जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहा है। उसके बाद इसके फंडामेंटल्स को हम देख लेते हैं। फंडामेंटल्स को देखने के लिए हम स्किनर्टन की वेबसाइट पे आते हैं। सबसे पहले इसके की पॉइंट्स को देख लेते हैं। की पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो इनका जो मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है वो रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग बिजनेस से आता है, जो कि 50% रेवेन्यू आता है। और रिटेल बिजनेस की बात करें तो 21% इनका रेवेन्यू रिटेल बिजनेस से आता है। और इनके 11,800 स्टोर्स ये लोग अभी तक अपने रिलायंस रिटेल के खोल चुके हैं। तो आप भी अपने सिटी में किसी भी टाउन में रिलायंस रिटेल का कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई स्टोर यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद डिजिटल सर्विस की बात करें तो इनका 9% रेवेन्यू डिजिटल सर्विस यानी जियो कंपनी से आता है। उसके बाद पेट्रोकेमिकल की बात करें तो 19% रेवेन्यू इनका पेट्रोकेमिकल से आता है और ऑयल एंड गैस से इनका 0.5% से आता है और बाकी बचा हुआ इनका अदर बिजनेसेस से आता है। अब जियो की बात करें तो जियो यहाँ पे 5G का यहाँ पे एक टेस्टिंग यहाँ चल रही है। 5G आने के बाद तो जियो की यहाँ पे जो कंज्यूमर्स, जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो यहाँ पे बढ़ने के यहाँ पे चांसेस है। केवल दो ही यहाँ पे मार्केट में प्लेयर अभी नज़र आते हैं, भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो, और दोनों में ही अच्छा कॉम्पिटिशन यहाँ होते हुए नज़र आ रहा है। पर यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट गूगल की तरफ से और मेटा की तरफ से मिली है, तो टेक का सपोर्ट यहाँ पे उनको जो सुपरविजन के अंदर ये लोग काफ़ी बेहतर करते हुए नज़र आ सकते हैं। उसके साथ साथ रिटेल के अंदर काफ़ी ये लोग बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि वो अमेज़ॉन और बाकी अदर फॉरेन कंपनीज हैं उनको यहाँ पे कॉम्पिटिट कर सके और एक इकोसिस्टम यहाँ पे बिल्ड कर सके, ताकि इंडिया की चीज़ें इंडिया के अंदर कंज्यूम हो सके, इंडिया की चीज़ें इंडिया के अंदर डेवलप हो सके, बेची जा सके, सारा का सारा चीज़ें इंडिया के अंदर हो सके। तो टेक के अंदर ये बहुत तेज़ी से ये ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद इसके फंडामेंटल्स को हम एक बार देख लेते हैं। तो
मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर ये है। स्टॉक पी 27.7% है, वहीं इंडस्ट्री का 4.39%। तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं बनता। कंपैरिजन ना बनने के पीछे जो रीजंस हैं वो ये है कि बाकी जो कंपनीज आती हैं वो IOCL, BPCL, HPCL, ये सारी की सारी रिफाइनिंग के अंदर कंपनीज हैं। पर रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के टाइम में केवल रिफाइनिंग बिजनेस के अंदर नहीं है, इनका 50% रेवेन्यू रिफाइनिंग और ऑयल केमिकल बिजनेस से, ऑयल पेट्रोल्स बिजनेस से आता है। बट बाकी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो टैक्स से और अदर प्लेटफॉर्म से आ रहा है। तो इस वजह से जो इनके स्टॉक का पी 27.7% यहाँ नज़र आता है, जो इंडस्ट्री पी से काफ़ी ऊपर नज़र आता है। ROCE की बात करें, क्योंकि इनका 50% रेवेन्यू अभी भी जो ऑयल सेगमेंट और रिफाइनिंग सेगमेंट से आता है, तो जिसकी वजह से जहाँ ROCE यहाँ पर थोड़ा लोअर साइड पर नज़र आता है। पर जैसे जैसे ये टेक में इवॉल्व होंगे, जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस रिटेल और रिन्यूएबल एनर्जी में ये लोग आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, तो उनका ROCE और ROE आने वाले टाइम में हेल्दी साइड पे नज़र आएगा, बेहतर होते हुए नज़र आएगा। डेट टू इक्विटी, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, तो इजीली इनको डेट टू इक्विटी में यहाँ मैनेज करना आता है। उसके बाद इसके पी को देखें तो हमें 5 ईयर्स पी को देखें तो उससे ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। पर क्योंकि पिछले कुछ टाइम में यहाँ पे काफ़ी ग्रो रिलायंस ने किया है जियो के अंदर, रिलायंस रिटेल के अंदर, तो हमें 3 ईयर का यहाँ पे पी देखना चाहिए। तो 3 ईयर के पी की अगर हम बात करें तो वो 3 ईयर पी के नीचे यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आए, तो पी के हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी कंपनी यहाँ नज़र आती है। देन पीयर कंपेरिजन यहाँ बनता नहीं है, क्योंकि बाकी सारी कंपनी यहाँ सिर्फ और सिर्फ फाइनिंग के अंदर यहाँ पे है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो हाईएस्ट एवर उन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट्स लास्ट क्वार्टर में पोस्ट किए थे। और सेल्स की बात कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ थोड़ा सा कम यहाँ देखने को मिला। उसके पीछे रीजंस हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पे थोड़े से बढ़े थे और इन्फ्लेशन का थोड़ा यहाँ इम्पैक्ट देखने को मिला, जिससे इनके प्रॉफिट मार्जिन जो यहाँ पे थोड़े इम्पैक्ट हुए। पर जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आएंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। टेक के अंदर ये लोग ग्रो कर रहे हैं, तो टेक में इतना ज़्यादा जो एक्सपेंसेस है वो नहीं आते हैं, तो धीरे धीरे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हो तो यहाँ से नज़र आएगा, जिसका रिजल्ट इनके नेट प्रॉफिट पे आने वाले टाइम में बिल्कुल देखने को मिल पाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अगर देखें तो कंसिस्टेंटली इन्होंने ग्रो किया है। शायद ही कोई इस साल में थोड़ा सा ये नीचे आए थे, उसके बाद से फिर लगातार इन्होंने ग्रो ही किया है। मार्च 2021 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन था, एक बार यहाँ पे भी थोड़ा डिप देखने को मिला, बट कंसिस्टेंटली इस कंपनी ने ग्रो करके दिखाया है और अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को लगातार ये लोग इंप्रूव करते गए। पहले जो 15, 9, 8, 8 करके हुआ करता था, फिर देन 15, 16, 15, 17 तक ये लोग पहुँचे थे। और फ्यूचर में मुझे लगता है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेहतर होते हुए नजर यहाँ से आएंगे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट अगेन यहाँ पे कंसिस्टेंटली इन्होंने यहाँ ग्रो किया है। कंपाउंडेड सेल्स की बात करें तो 10 ईयर्स में थोड़ा कम नजर आता है, 5 ईयर्स में 18% इज़ फाइन, 3 ईयर्स में 7%, बट अगेन लास्ट 12 मंथ्स के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छी बेहतर सेल्स करते हुए इन्होंने दिखाई है और फ्यूचर में ऐसी ही सेल्स ग्रोथ यहाँ देखने को मिलेगी। तो जो यहाँ रिजल्ट नंबर्स हैं अभी यहाँ पे बेहतर होते हुए नजर आएंगे। अब इतनी बड़ी कंपनी है तो थोड़ा सा स्टैग्नेशन यहाँ पे आ ही जाता है, सो 7% इज़ ऑल्सो गुड। कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे अगेन कंसिस्टेंट है, 12-14% का कंसिस्टेंटली कंपाउंडेड ग्रोथ देते हैं। ट्रेलिंग 12 मंथ के अंदर 33% इन्होंने यहाँ दिया है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो जो 21, 26, 20 से ऊपर हुआ करता था, अभी 1 ईयर के अंदर 14% यहाँ पे है, तो यहाँ से थोड़ा स्कोप यहाँ नज़र आता है स्टॉक प्राइस को ऊपर जाने में। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे अगेन ही कंसिस्टेंटली इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिया है। बैलेंस शीट को अगर देखा जाए तो इनके जो रिजर्व्स हैं, इनके रिजर्व्स लगातार यहाँ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 772,720 करोड़ के यहाँ इनके रिजर्व्स हैं। शेयर कैपिटल भी यहाँ पे 6,000 करोड़ का शेयर कैपिटल भी यहाँ नज़र आता है और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी यहाँ पे 68,000 का यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो दिखाता है कि अभी फर्दर ये एक्सपेंशन फेज में अभी भी हैं। जैसे ही ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे इनके वर्किंग मोड में आएगा तो वहाँ से भी इनका रेवेन्यू जनरेट होना शुरू होगा, वहाँ से भी नेट प्रॉफिट आना शुरू होगा। और जैसे कि आपको दिखाया भी कि ये फर्दर ये 2035 तक ग्रीन एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो वहाँ से भी जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी आने वाले टाइम में यहाँ देखने को मिलेगा। तो ग्रोथ के हिसाब से इसको लंबे टाइम के लिए लगातार रखा भी जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी है, यहाँ पे बैंकरप्सी होने का कोई डर नहीं है और ये लोग एक्सपेंड करते जा रहे हैं, एक इकोसिस्टम बिल्ड करते जा रहे हैं। सारे ही सेगमेंट्स में ये लोग कॉम्पिटिट करते जा रहे हैं, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे कोई रिफाइनिंग हो या कोई भी बिजनेस हो, सब में ये कॉम्पिटिट करते जा रहे हैं। यहाँ टेक में भी ये लोग आना शुरू हो गए हैं। कैश फ्लो की बात करें तो इनके पास लगातार कैश यहाँ पे जनरेट होता हुआ नजर आता है, कभी भी इनका नेगेटिव कैश फ्लो नहीं आया, पॉजिटिव में हमेशा रहा है। रेशियोज़ में ऐसा कुछ देखने के लिए है नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखें तो कंसिस्टेंटली जो प्रोमोटर्स हैं अपनी होल्डिंग को यहाँ बढ़ाते हुए
नज़र आ रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में भी इन्होंने अपनी होल्डिंग को यहाँ बढ़ाया है और जो पब्लिक के पास 16% की होल्डिंग हुआ करती थी, अब वो धीरे धीरे कम होते होते, लगातार कम होते होते वो 10.71% की यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग रह गई है पब्लिक के पास। तो ये भी दिखाता है कि प्रोमोटर्स भी यहाँ अपने बिजनेस के ऊपर काफ़ी बुलिश हैं और पब्लिक के पास माल छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे चार चीज़ें एक्चुअली हमने देखी कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं काफ़ी, और जो फॉरेन कंपनीज जैसे कि गूगल और मेटा जैसी कंपनी जहाँ पे इंडिया के अंदर जी प्लेटफॉर्म के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं, तो दो चीज़ें यहाँ पे बेहतर हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। और फंडामेंटल की बात करें तो हाईएस्ट एवर इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करके दिखाया लास्ट क्वार्टर के अंदर। प्रॉफिट थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ, पर आने वाले टाइम में प्रॉफिट भी यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। देन शेयर होल्डिंग में देखें तो लगातार जो प्रोमोटर्स हैं अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में जो स्टॉक है ये काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद हम इसके टेक्निकल चार्ट को एक बार देख लेते हैं। तो टेक्निकल चार्ट पे हमें यहाँ क्या अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, उसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे यहाँ आ चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ पे एक रेंज में ट्रैवल करता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। सो मैं अगर यहाँ पे इसको मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो पहले ये सपोर्ट बना, सपोर्ट के बाद नीचे आया, ऊपर गया, इस सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर गया, तो सॉरी रेजिस्टेंस को इसको बोलेंगे हम, पहले रेजिस्टेंस पे था, देन इसको ये सपोर्ट बनी, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से इसने बाउंस बैक दिखाया, वी शेप रिकवरी दिखाई, देन उसके बाद फर्दर यहाँ सपोर्ट लिया, लगातार यहाँ सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया, नीचे जाने पर इसने जो सेकेंड सपोर्ट ली वो इमीडिएटली इस लेवल पर आके इसने सपोर्ट ली, जो कि कभी रेजिस्टेंस भी हुआ था इन दो लेवल्स पर। सो यहाँ पे अगेन इसने सपोर्ट ली, देन ऊपर गया, फिर से वापस से इसने उसी लेवल पे आके सपोर्ट लिया, देन अब वापस से अब इसी लेवल पे आके सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो जब इस लेवल पे आके सपोर्ट लिया, यहाँ देखा तो ऊपर गया, यहाँ देखा फिर से ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से आया, फिर ऊपर गया, तो लगातार इस लेवल पर सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो करंट प्राइस से अगर हम बात करें कि कितना इसको यहाँ नजर आता है, तो यहाँ एक बार हम देख लेते हैं। तो करंट प्राइस से लेकर के इसके लाइफ टाइम हाई तक की भी बात करें तो 19% का गेन यहाँ से हमें नजर आता है। तो ये तो रही पैरेलल सपोर्ट की बात। अब ये दूसरा जो ट्रेंड सपोर्ट की बात करें, ट्रेंड लाइन जो हम एक बार इसकी ड्रॉ कर लेते हैं, तो उस तरह से वहाँ से क्या सपोर्ट नज़र आती है वो भी हम एक बार यहाँ देख लेते हैं। सो मैं ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी ये जो स्टॉक है यहाँ सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। तो जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये लोग स्टॉक आता है तो वापस से ऊपर ज़रूर जाता है। तो अगेन फिर से इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये स्टॉक आया है, तो वापस से यहाँ ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई हैं। देन इन सारी ड्राइंग्स को रिमूव करने के बाद मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और दिखाता हूँ कि ये जो स्टॉक है अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, और अब जो इसका जो RSI है वो भी काफ़ी लोअर साइड पर अवेलेबल है। तो आप देखेंगे जब ये अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही आता है, लॉन्ग रन में यहाँ देंगे यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के आसपास है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे ऊपर। तो जब भी 200 मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक आता है तो ये वापस से ऊपर जरूर जाता है। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी 20% गेन की यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ नज़र आती है। पर ये सब चीज़ें कहते हुए मेरी कोई बाय सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। आप अपनी ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से ट्रेड लेंगे। मेरे कहने से सिर्फ आप चीज़ों को सीखेंगे, कैसे बिजनेस को, कैसे टेक्निकल्स को, इन सब चीज़ों को यहाँ एनालाइज किया जाता है, ताकि ट्रेड लेने के बाद अगर स्टॉक का प्राइस नीचे भी जाए तो भी हमें कन्विक्शन हो कि हमने एक बेहतर ट्रेड लिया है, हमने सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ट्रेड लिया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हम इस जर्नी में हम सब मिलकर के यहाँ रिच बन सकें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।